जैसे कि हम जानते हैं कि डायबिटीज और हार्ट का चोली दामन का साथ है, तो दोनों एक दूसरे के को कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, ये सब आपस में मिलके और हार्ट को प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे हार्ट प्रभावित होता है वैसे वैसे डायबिटीज की और मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी वह और ग्रेव होती जाती है, हमारे सम्मुख आती जाती है। किस प्रकार हम लोग इनसे बचे, तो हम लोगों ने काफी समय तक डिस्कस किया एंटी डायबिटिक थेरेपी, एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी, लिपिड लोअरिंग थेरेपी, और इन सब का कॉम्बो हमें किस प्रकार से ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए, अगर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स को बचा लिया या टाल दिया या हल्का कर दिया, हम सब कुछ तो नहीं कर सकते ना। सबसे तो अच्छा होता कि हमारे किसी डायबिटिक व्यक्ति को कोई कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होता ही ना। अच्छा चलो, हम ये बिल्कुल नहीं रोक सकते तो क्या करें, कम से कम टाल दें कि अगर 40 की एज पे कोई इवेंट हो रही है तो 60, 70, 80 पे। अगर हम टाल भी नहीं करते कि चलो टाल भी दिया और अब होना भी है, तो उसकी सीवियरिटी कम से कम। तो यही हमारे उद्देश्य है जिसको लेके हमें आगे बढ़ना है। क्यों कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की बात हो रही है? क्योंकि अगर हम देखें डायबिटीज में, तो हमारी कहा जाता है 2/3 से 3/4 डेथ, 75 डेथ जो होती है डायबिटिक पेशेंट में कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर से होती है। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में 3 तरह की चीजें हैं। एक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दूसरी सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज, तीसरा पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, मतलब हार्ट की, ब्रेन की और पेरिफेरी की, हाथ या पैरों की। और ये तीनों के तीनों डायबिटीज में बहुत तेजी से बढ़ जाती है। स्ट्रोक के चांसेस 2 to 4 टाइम्स, कोई भी इस्केमिक स्ट्रोक हो या हेमरेजिक स्ट्रोक हो। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के चांसेस 2 to 4 टाइम्स हार्ट अटैक, और एक पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के चांसेस 10 टाइम्स, 10 गुना पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के चांस बढ़ जाते हैं। अच्छा, हार्ट में हम लोग हमेशा हार्ट अटैक तक ही, एमआई तक ही, एंजाइना तक ही सीमित रखने आप रखते हैं, लेकिन हार्ट फेल्योर उससे भी ज्यादा खतरनाक एक्यूट इवेंट की तरह से ना भी आए, अगर जैसे एमआई होता है, कि क्रोनिक रिलेंटलेसली वो बढ़ने जाने वाली परेशानी जो कि हमें परेशान करती है डायबिटीज के साथ में, ये एक अलग रूप है डायबिटीज का। तो हमें कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर से बचाव यह डायबिटीज के ट्रीटमेंट का प्रमुख पहलू। और इस बात की जो दो चीजें हम लोग हमेशा सीएडी और सीबीए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, इन दोनों पे ही सीमित रहते हैं। लेकिन अगर हम देखें, ये देखिए, अगर नॉन डायबिटिक्स में पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का प्रोपोर्शन क्या है और डायबिटिक्स में पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का प्रोपोर्शन क्या है, तो डायबिटीज होते ही पेरिफेरल आर्टरी डिजीज कितनी बढ़ गई। और यही चीज है मेनली हार्ट फेलियर। ये दो डिसऑर्डर्स जो हम लोग अक्सर नेग्लेक्टेड रखते हैं, इन पर बहुत ध्यान दें। तो यह दोनों डायबिटीज स्पेसिफिक डिसऑर्डर है। जैसे जैसे डायबिटीज का ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज और हार्ट फेलियर, इनके रिस्क बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे डायबिटीज अनकंट्रोल्ड होती है, इन दोनों की चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज और ड्यूरेशन और डिग्री ऑफ अनकंट्रोल, यह दोनों इन दोनों प्रॉब्लम्स को डिसाइड करते हैं। तो हार्ट फेल्योर से बचाव यह और एक छुपी हुई चीज है जो हमें ध्यान रखनी है। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं जिनसे डायबिटीज में हार्ट प्रभावित होता है। इनकी डिटेल में जाने से लाभ नहीं, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि यदि हमने कंट्रोल ना किया तो काम नहीं चलेगा। तो डायबिटीज में हमें कोरोनरी आर्टरी और सेरेब्रल आर्टरी और पेरिफेरल आर्टरीज को तो बचाना है, लेकिन साथ साथ जो एक छुपी हुई चीज है, जो अभी भी हम लोग के 2021 में भी हम लोग जिस पे उतना जितना ध्यान देना चाहिए हम नहीं देते हैं, वह है हार्ट फेल्योर। और हार्ट फेल्योर ये डायबिटीज के अनकंट्रोल से और ड्यूरेशन से जुड़ा हुआ है। डायबिटीज के जितने भी हमारे पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं, वह हार्ट फेल्योर को सब कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। दो मेन इन दोनों के लिंक्स हैं। एक तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, डायबिटीज में सीएडी हुई, एंजाइना हुआ, एमआई हुआ,
एमआई ने जो पोर्शन हार्ट का मायोकार्डियम का जो डैमेज किया उसने हार्ट फेलियर की चांसेस बढ़ा दी। दूसरा, डायबिटीज ने जो किडनी डिसऑर्डर किया, किडनी डिसऑर्डर के साथ साथ उसमें हार्ट फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है। तो कार्डियक और रीनल जब दोनों डिसफंक्शन डायबिटीज होते हैं, ये हार्ट फेलियर के रिस्क को बढ़ाते जाते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज, डिग्री ऑफ अनकंट्रोल, ये हार्ट फेलियर कराते हैं। और हार्ट फेलियर के साथ साथ अब दूसरी प्रॉब्लम्स, सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वो और एग्रेवेट होती है। और जब परफ्यूजन, किडनी का परफ्यूजन कम हो जाता है तो किडनी और तेजी से खराब होती है। तो एक बहुत बड़ा, जो आगे बढ़ने से पहले मैं यहीं पे थोड़ा सा रुक के इसको डिस्कस कर लेना चाहूंगा कि हार्ट फेल्योर को प्रॉपरली मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट फेल्योर को होने से रोकना है। होने के बाद अगर कार्डियक मायोसाइट्स, कार्डियक मसल्स एक बार वीक हो गई तो बाद में हम कैसे करेंगे? तो डायबिटीज कंट्रोल करें। बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपरटेंशन। जितना मसल्स पे, हार्ट मसल्स को जितने प्रेशर के अगेंस्ट, जितने ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उतना वो थकेंगी। तो धीरे 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 उनकी कार्य क्षमता कम होती जाएगी। कार्य क्षमता कम होती जाएगी, हार्ट फेलियर पैदा होता जाएगा। तो एक तो जो सिस्टमिक हाइपरटेंशन है उसको काउंटर एक्ट करने के लिए हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुई, उससे मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी, उससे सीएडी डेवलप हुई। सीएडी ने हार्ट को और मसल्स को और वीक किया। दूसरा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जैसे जैसे हुई वैसे वैसे हार्ट हमारा स्टिफ होता जाता है, वो उतना रिलैक्सेशन की प्रॉपर नहीं हो पाता। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक डिसफंक्शन जिसको कहते हैं, वह डेवलप होता जाता है। तो हाइपरटेंशन हुआ, उससे कार्डियक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुई। ग्रेजुअली डायबिटीज के कारण से मसल्स के वीक होने से डिस्फंक्शन हुआ, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन हुआ, और आगे चल के सिस्टोलिक डिस्फंक्शन। तो यह सब करके लेफ्ट जो हार्ट फेल्योर, चाहे वो रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन वाला हार्ट फेल्योर हो, सिस्टोलिक डिस्फंक्शन, चाहे वो प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन वाला हार्ट फेल्योर हो, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन, वह दोनों डायबिटीज के ड्यूरेशन और सीवियरिटी के साथ होने लग जाते हैं। तो महत्वपूर्ण क्या है? डायबिटीज को कंट्रोल में रखें, हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रखें, क्योंकि हाइपरटेंशन इस प्रोसेस को और तेजी से एग्रीवेट करता है। तो प्रॉपर कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर से जितना लाभ हमको सीएडी में मिलता है, उससे कहीं ज्यादा लाभ हमें सीएचएफ को रोकने में मिलता है। जो हम एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, इस एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट में हमें दो चीजों का ध्यान रखना है कि यदि हम देख रहे हैं सीएचएफ की तरफ हमारा पेशेंट बढ़ रहा है, अगर डायस्टोलिक डिस्फंक्शन, सिस्टोलिक डिस्फंक्शन हो रहे हैं, तो हम SGLT2 इनहिबिटर्स और GLP-1 एनालॉग्स, इनको अगर हम प्रॉपरली यूज करते हैं तो वह इसमें हमें काफी लाभ दे सकते हैं, विशेष रूप से SGLT2 इनहिबिटर। और एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट में यदि हम डायबिटिक्स को अच्छा प्रयोग में लाते रहते हैं, जो कि डायबिटिक्स में बहुत यूजफुल होते हैं, तो डायबिटिक के यूजेस से हम इसमें बहुत लाभ ले सकते हैं। तो मित्रों, दो चीजों को ध्यान रखिए, डायबिटीज और सीएचएफ में दो मेडिसिन हमारे लिए बहुत प्रभावकारी हैं। एंटी डायबिटिक्स में SGLT2 इनहिबिटर, और एंटी हाइपरटेंसिव में दो, एक डायबिटिक्स और एक ACE इनहिबिटर या ARB। तो इनके प्रॉपर इस्तेमाल से, इनके समय से शुरू से किए जाने वाले इस्तेमाल से हम सीएचएफ होने की टेंडेंसी में काफी चेक लगा सकते हैं। तो डायबिटिक्स में जो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज और सीएचएफ दो चीजों पर रिस्क बढ़ते हैं, उन पे हमें ध्यान अपना केंद्रित रखना। अब आते हैं जो डायबिटिक्स में जो कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर्स होता है। अब ये देखा गया कि फिर वही, यह दोनों चीजें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? हमारी, इसको कहते हैं कॉमन सॉइल हाइपोथेसिस, कि पेशेंट की एक ही तरह की जो उसकी शरीर की बनावट है, वह दोनों को जन्म देती है। एक तरफ डायबिटीज, एक तरफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज या एथेरोस्क्लेरोटिक डिसऑर्डर, एथेरोस्क्लेरोटिक वैस्कुलर डिसऑर्डर। क्या अगर ओबेसिटी है,
अगर फिजिकल इनएक्टिविटी है, अगर फैट इंटेक ज़्यादा है, अगर स्मोकिंग है, फिजिकल इनएक्टिविटी हुई, तो यह सारी चीजें एक, अगर मेटाबॉलिकली ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करें तो डायबिटीज, अगर वो हार्ट को डिस्टर्ब करें तो एमआई। तो यह दोनों चीजें आपस में एक दूसरे से देखने को मिलती है। तो अगर ये देखा गया कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वाले पेशेंट्स को सबको स्क्रीन किया गया कि जो पेशेंट आता गया एमआई का पेशेंट आईसीयू में, उन सबके रिकॉर्ड देखे गए, तो देखा गया कि 31% तक के पेशेंट्स को अनडायग्नोज्ड डायबिटीज, उसमें काफी ऐसे हैं जिनको डायबिटीज ऑलरेडी है लेकिन वो नहीं जानते, और काफी ऐसे हैं जो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस में। तो एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऐसी है जो अगर पहले से नहीं जानती कि उसको डायबिटीज या ग्लूकोज डिसऑर्डर की कोई प्रॉब्लम है, तो वह साइलेंटली चलती रहती है अंदर अंदर, और किस रूप में सामने आते हैं ये, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रूप में। तो अगर हमें डायबिटीज का पेशेंट है तो उसके लिए सीएडी को स्क्रीन करना है, अगर सीएडी का पेशेंट है तो उसके लिए डायबिटीज को स्क्रीन करना है। तो हमें इन दोनों में ही डिसऑर्डर्स में एक दूसरी पैथोलॉजी को स्क्रीन करके पहले से डिटेक्ट करना है या आगे होने से रोकना है। तो हम कैसे आगे बढ़े? जो हमारी यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, इनकी गाइडलाइंस है कि अगर हमें इन एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करना है तो क्या करेंगे? अगर अपरेंटली हेल्दी पॉपुलेशन जिसको कि कोई डिजीज नहीं है, तो उसमें हम रिस्क कैलकुलेट करें। 10 ईयर कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रिस्क क्या है, रिस्क कैलकुलेटर हम लोगों ने लास्ट सेशन पे डिस्कस किया था। अगर पहले से उनको एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है, तब हम देखें कि कितने जो रिस्क फैक्टर्स हैं, किन किन को हमने एड्रेस कर लिया। हमने ओबेसिटी प्रिडिक्शन की तरफ ध्यान दिया कि नहीं, फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज कराने की तरफ ध्यान दिया या नहीं, स्मोकिंग छोड़ने के प्रति ध्यान दिया या नहीं, हमने लिपिड्स को कंट्रोल किया, हमने हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया, हमने ग्लूकोज को कंट्रोल किया या नहीं। तो कौन से रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जो अभी हमने टैकल कर लिए, प्रॉपर कंट्रोल में कर दिए, और कौन से रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जो अभी हमने प्रॉपरली टैकल नहीं की। तो रेजिडुअल रिस्क फैक्टर क्या क्या है जो हमें अभी उसमें इंक्लूड करने हैं। तो जिसको कोई डिजीज नहीं है उसमें रिस्क कैलकुलेट करें, जिसमें ऑलरेडी डिजीज है उसमें देखें कुछ छूट तो नहीं गया, और जो हाई रिस्क कंडीशंस हैं, हाई रिस्क कंडीशन क्या है, एक तो जिसको हम लोग समय से डिस्कस करते आ रहे हैं डायबिटीज, दूसरा सीकेडी, बहुत बड़ा सबसेट है ये क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर का, जो कि किडनी डिसऑर्डर से हाइपरटेंशन, किडनी डिसऑर्डर से एमआई, किडनी डिसऑर्डर से सीएचएफ ये उत्पन्न करता है। तो हमने डायबिटीज को टैकल किया कि नहीं किया, हमने सीकेडी को देखा या नहीं देखा, और फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया रेयर नहीं है हमारी पॉपुलेशन में। हम अपनी ओपीडी प्रैक्टिस की, मैं अगर अपनी बात करूं तो अपनी ओपीडी प्रैक्टिस में मैं महीने में एक केस ऐसा देख देता हूं जो कि फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया को क्लिनिकली जस्टिफाई करता है। तो रेयर नहीं है। और अगर यही चीज ओपीडी से अपने उठ के, जो कि हमारी प्राइमरीली जो डायबिटिक मेटाबॉलिक क्लिनिक है, उससे उठ के अगर हम कार्डियक आईसीयू में चले जाएं तो इसके काफी केसेस मिल जाएंगे। तो ये जो 3 रिस्क कंडीशन है, एक डायबिटीज, एक सीकेडी और एक फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, इनको हमें बहुत केयरफुली इनको ध्यान रखना है, क्योंकि इनमें ऑलरेडी रिस्क ज्यादा होता है। तो रिस्क कैसे कैलकुलेट करें, किन में करें, कैसे करें, कैसे करें, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था कि एक ऑनलाइन रिस्क कैलकुलेटर है, उस पर जाइए, पेशेंट की एज, उसका जेंडर, उसको हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज है कि नहीं, स्मोकिंग, ये सब फीड करिए और एक रिस्क को कैलकुलेट करके दे देता है कि ऑलरेडी कोई हम मेडिकेशन पे है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लिपिड के हैं या नहीं। तो अब ये रिस्क असेसमेंट बात आती है क्या, हमारे पास जो आ रहा है हर एक का करें। तो जो सीवीडी रिस्क असेसमेंट है, ये उन लोगों का विशेष रूप से करना है जो एक वैस्कुलर रिस्क फैक्टर, जिनमें रिस्क फैक्टर्स ज्यादा है। क्या क्या? फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रीमेच्योर सीवीडी, अगर मदर फादर किसी को, भाई बहन किसी को प्रीमेच्योर एज पे लेस देन 50 इयर्स पे एमआई हुआ है। फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया,
अगर दूसरे रिस्क फैक्टर जैसे स्मोकिंग बात हुई अभी, सिस्टमिक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपरकोलेस्ट्रोलिमिया, ओबेसिटी, ये सब है, तो ये पेशेंट्स हैं, उसमें हमें रिस्क कैलकुलेट सॉरी करना है। तो रिस्क असेसमेंट हाई रिस्क पॉपुलेशन में हमें करना है। फिर सिस्टमेटिक और अपॉर्चुनिस्टिक सीवी रिस्क असेसमेंट जनरल पॉपुलेशन में, हाई रिस्क नहीं, डिजीज नहीं, जनरल पॉपुलेशन में हमें मेल मोर देन 40 years of age, फीमेल मोर देन 50 years of age या पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में, इसमें जिसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है उसमें करना है क्या, किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अब यंगर एजेस में ऐसा होना बहुत रेयर नहीं है। तो अगर हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो बात हुई पहले, उनमें तो हमें करना ही करना है, चाहे कोई भी एज हो, कोई भी जेंडर हो। लेकिन अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तब भी मेल मोर देन 40, फीमेल मोर देन 50 में या पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में जब कुछ सीवी इवेंट्स के चांसेस ज्यादा होते हैं, तब उसमें हमें करने की राय दी जा सकती है, इनमें भी हम कर सकते हैं। हाँ, लेस देन 40 मेल और लेस देन 50 और प्री मेनोपॉजल फीमेल में ये रिस्क असेसमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, ये क्लियर कट गाइडलाइंस है, क्योंकि इनमें कंपेरेटिवली चांसेस कम होते हैं और हम कहाँ तक हर पेशेंट का रिस्क असेसमेंट करेंगे। एक बार हमने रिस्क असेसमेंट किया, वह कब तक वैलिड है, हम उसको रिपीट कब करें। सपोज आज नॉर्मल आया तो हम उसको रिपीट कब करें, तो 5 years में हम इसको रिपीट करें। लेकिन अगर कोई इवेंट होती है, कोई परेशानी होती है, कोई मेजर चेंज होता है, तो हम 5 years से कम में भी, अदरवाइज एक बार अगर हमने रिस्क असेसमेंट किया और वो नॉर्मल है, तो हम नेक्स्ट टाइम उसको 5 years के बाद तब उसको रिपीट करें। अब जो चीज बहुत बहुत हमें ध्यान से 2-3 चीजों को एक स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज, एक स्क्रीनिंग फॉर हाइपरटेंशन, एक स्क्रीनिंग फॉर डिस्लिपिडीमिया, यह तो हमें टाइम टू टाइम हम लोगों को करनी है। अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग ऑफ बीपी इन एडल्ट्स एट रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, मतलब जिन जिन लोगों में हाइपरटेंशन का रिस्क ज्यादा है, फैमिली हिस्ट्री हो, ओवरवेट हो, या जितने भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किए चीजें, फिजिकल इनएक्टिविटी हो, इन सब में हमें बीपी मेजर करना यह बहुत ध्यान रखता है। अगर जब हम पॉपुलेशन देखो, यह जब हम लोग बात करते हैं अपने क्लिनिकल लेवल पे, लगता है यार ये कौन सी बहुत बड़ी रिकमेंडेशन है, जो पेशेंट आ रहा है उसका बीपी देख लेंगे। लेकिन एक जनरल गाइडलाइन पूरे पॉपुलेशन को कहना कि आप जाइए बीपी चेक कराइए, यह शायद वैसे संभव ना हो। तो एक एज के बाद तो सबको चेक कराना है, लेकिन अगर हेल्दी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की बात होगी, हेल्दी पॉपुलेशन है, तो उसमें अगर ओवरवेट हो, कोई रिस्क कैटेगरी हो, फैमिली हिस्ट्री हो, तब उसको बीपी चेक कराने की तरफ जरूर ध्यान देनी है। हाँ, जो बात हुई अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग, तो देखिए हमारी और आपकी क्लिनिक पे जब पेशेंट आ रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी है, हम उस अपॉर्चुनिटी को कैश करें। हमारे पास आने वाले पेशेंट में हम बीपी चेक करने की यदि आदत डाल लें, तो इसका एक बहुत बड़ा लाभ ये है कि पता नहीं कितने पेशेंट्स हैं हिडन हाइपरटेंशन वाले, वह इससे डिटेक्ट हो जाए। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कहने में कभी कभी अच्छी नहीं लगती, कि हम लोग कई बार बहुत कैजुअल होते हैं। 140/90 बीपी, अरे थोड़ा सा बढ़ा हुआ। हमारी बात की जो टोन है यह पेशेंट पकड़ता है, यह पॉपुलेशन पकड़ती है। अरे थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, चलो देख लेना। हमने उस चीज को टालने वाले टोन में कहा, तो पेशेंट तो बड़ी बड़ी चीजों को सीरियसली नहीं लेता, तो हमारी इस बात को क्यों सीरियसली लेगा। 140/90 भाई ये तो बढ़ा हुआ है, 130/80 के ऊपर बीपी नहीं जाना चाहिए, 140/90 तो आप काफी ज्यादा है, इसको चेक कराइए 2-3 बार, रोज एक एक दिन छोड़ के चेक कराइए, और अगर ये बढ़ा हुआ मिलता है हमें 2 या 3 सेटिंग्स में, तो हम इसको ट्रीट करेंगे। बात बदल गई। 140/90 हाँ थोड़ा बढ़ा हुआ, ध्यान रखना, और लगातार चेक कराइए। अगर 130/80 के ऊपर बना रहता है तो इसको ट्रीटमेंट लेना होगा। यह दोनों टोन में फर्क है, और यही टोन हमारे पेशेंट को बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। अक्सर हम लोग बीपी देखने में बहुत कैजुअल होते हैं, तो बीपी देखने का तरीका ठीक हो, उसको क्लियर कट हम लिख के दें। बीपी हम लोग मेंशन नहीं करते, कई जगह क्या होता है, पेशेंट का बीपी चेक करा के आना,
उसने जैसे अभी कोविड टाइम में बहुत समय तक क्लिनिक में हम पेशेंट को टच नहीं कर रहे थे, तो कहा कि बीपी आप चेक करते रहिए। क्या हमने कराया तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है क्या होता है, नहीं उन्होंने बताया ही नहीं। तो ये पॉलिसी जो है ना, ये बहुत कैजुअल पॉलिसी है कि हमने बीपी बताया ही नहीं, ठीक 140/90 चलेगा, चलेगा नहीं। अगर हमारा आपका उद्देश्य है कि हम अपने पेशेंट को आईसीयू में पहुंचने से रोकें, तो चलेगा वाली पॉलिसी हटानी है, क्योंकि आईसीयू में पहुंचना पेशेंट के लिए जीवन और मौत का विषय है। तो जब हमने ये रिस्क असेसमेंट किया, तो रिस्क असेसमेंट के बाद अब हम उसका कुछ इंडिविजुअल और कुछ पॉपुलेशन लेवल पे हम उनको इंटरवीन करें, पेशेंट को क्या क्या करना है और पॉपुलेशन को क्या क्या समझाना है, यह हम इसके आगे फिर उस पेशेंट से डिस्कस करें। पॉपुलेशन जो इंडिविजुअल लेवल पे क्या करना है, पेशेंट डायबिटिक है, ग्लाइसेमिक कंट्रोल करो, ब्लड प्रेशर है, बीपी कंट्रोल करो, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, लिपिड कंट्रोल करो, और जहां भी आवश्यक हो वहां पे प्लेटलेट एंटी प्लेटलेट थेरेपी होती है। ये चार चीजें यह मिलके लाइफस्टाइल तो ऊपर छतरी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बगैर तो कुछ होना ही नहीं। अच्छा, हम लोग कहते जरूर है, लेकिन हम सब बहुत ही कैजुअल इस मामले में भी रहते हैं। तो लो सॉल्ट डाइट, लो फैट डाइट, जो नेचुरल फूड आइटम है, पूरा अनाज, मोटा अनाज, बहुत बारीक पीसने की आजकल जो टेंडेंसी हो गई है वो वाला नहीं, थोड़ा मोटा पिसा हुआ अनाज। इसीलिए जो कहते हैं कि उसमें जौ, बाजरा, मक्का, चना ये मिला लें, सोयाबीन मिला लें, इनसे क्या होता है, ये सब थोड़े मोटे अनाज है, फाइबर कंटेंट बढ़ जाता है। तो होल ग्रेन जब हम यूज करते हैं तो वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। मैं आपसे एक छोटा सा अपना अनुभव शेयर करता हूँ। मैं एक क्रॉनिकली एक कॉन्स्टिपेटेड व्यक्ति था, बचपन से लेके 5 वर्ष पूर्व तक एक हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन मुझे रहता था। कभी पेट साफ न रहना, पेट हमेशा भारी भारी रहना, और बीच बीच में स्किप मार जाना, या बस फ्रेशनेस की फीलिंग ना हो। और केवल दो छोटे छोटे कामों से, जो हम लोगों ने जब से इन चीजों को इंट्रोड्यूस किया कि हम थोड़ा मोटा पिसा हुआ अनाज इस्तेमाल करें खाने में, जैसे जैसे उम्र बढ़ी हमने उन चीजों को, जो हम पहले दूसरों को ही बताते थे, आदमी अपने ऊपर जल्दी फॉलो नहीं करता, डॉक्टर होने के बावजूद भी हमने कुछ चीजें थोड़ा लेट से अपने ऊपर आजमानी शुरू की। जब हमने आधा पेट अपना रेगुलर खाना और आधा पेट उसके बाद फल खाना, चीजें ही बदल गई। बॉवेल फर्स्ट क्लास, वेलबींग फर्स्ट क्लास, बॉडी लाइट है, हमेशा वो एक्टिवनेस एक दिमाग में रहनी, जो स्लगिश, भारी भारी काम में मन न लगना, नींद आना, काम करके थक जाना, वो खत्म। तो हमारे हाथ में है ये चीजें, और हमें उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं करना पड़ा। थोड़ा सा अनाज चेंज किया, उसको मोटा पिसवाने लगे, उसमें कुछ चीजें मिलवाने लगे, और थोड़ा फ्रूट इंटेक, वेजिटेबल इंटेक बढ़ा दिया, फिजिकल एक्टिविटी पहले से ठीक थी, काम चलता रहा। तो अब वो काम बेहतर हो गया। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आपके पेशेंट के जीवन में बाहर लाएगा। दवाएं कभी भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देगी, दवा निगेटिव इम्पैक्ट को कम करेंगी, और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। तो यह चीजें हमें ध्यान में रखते हुए हम पेशेंट को मल्टीफैक्टोरियल अप्रोच के साथ जब काम करें तब काम मैं इसको उल्टा शुरू करूं, बीच में जाता हूं वेट लॉस पे। तो मल्टीफैक्टोरियल मैनेजमेंट का क्या अर्थ है, ध्यान दीजिए, डायबिटीज एक कार्बोहाइड्रेट डिसऑर्डर ना रह के 2021 में यह एक पैन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के रूप में कंसीडर की जाती है। पैन मेटाबॉलिक, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन तीनों का डिसऑर्डर, जिसमें मेजर इम्पैक्ट है फैट्स का, लिपिड्स का। तो जो लिपिड डिसऑर्डर के रूप में, लिपिड का मतलब केवल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया नहीं, बॉडी फैट। तो अगर हम डाइट में फैट और बॉडी के फैट को, इन दो चीजों को हम ध्यान में रखें, केवल इन दोनों चीजों को ध्यान में रख के हम अपना 50 to 60% काम तो केवल इतने से कर लेते हैं। डाइटरी फैट घटाएं, बॉडी का फैट घटाएं, वेट रिडक्शन से शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, ये सब पे लाभ मिलता है। तो वेट लॉस की तरफ लो फैट डाइट, अगर हम
खाने में कैलोरी कम करने का सबसे सरल उपाय क्या है? जो एडिशनल फैट है उसको कम कर दें। खाना पकाने में जो हम तेल डाल रहे हैं ना, वो सबसे बड़ा हमारा कारण है। तो अच्छा, हम लोग थोड़ा मील्स पे, अपने मेजर मील्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। हम जो इन बिटवीन मील्स लेते हैं उस पर ध्यान नहीं देते। एक जो मैंने काम और जो किया, मैं एक साथ स्नैक्स बंद कर दिए। तो 3 मेजर मील्स, बस 3 मेजर मील्स जो बीच में हम खाते हैं, जो बीच में हम चाय लेते हैं, उसके साथ बिस्किट और नमकीन लेते हैं, जो मठरी खस्ता लेते हैं, जो हम रस कुरकुरे लेते हैं, तो ये जो स्नैक्स हैं, स्नैक्स यूजुअली टेस्टी होते हैं। अच्छा, जरूरत नहीं है आपको आपको 3-3 घंटे पे खाने की जरूरत है नहीं, ये हम अपने स्वाद के लिए एक हैबिट बना ली, उसके लिए खाते हैं। तो एक खाना जब हमारा पूरा पच के खत्म हुआ, इस्तेमाल भी हो गया, जब तेज, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब तेज भूख लगे तब खाओ, तो इसका मतलब क्या है? वो पुराना जो फैट डिपॉजिट नहीं होने पाया, वो जब फिनिश कर लिया हमने, जो मिला था, तब हमने दूसरी तेज भूख लगी, दूसरा खाना खाया, तो इससे वो डिपोजिशन की फेज पे ही नहीं जाएगा। जो आजकल इंटरमीडिएंट फास्टिंग का एक बात हो रही है, हमारी मेडिकल साइंस में ये नई बात है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में, हमारे शास्त्रों में तो ये कब की, शास्त्रों वर्षों से लिखी हुई है कि आप सूर्यास्त के बाद ना खाएं, सूर्योदय के बाद फिर ग्रहण करें। जब हम 12 घंटा प्लस का आप वो रखते हैं, तो जितना आपने ग्लाइकोजन जमा किया था, ग्लाइकोजन साफ हो गया। ग्लाइकोजन साफ होते ही बॉडी ने क्या किया कि उसने दूसरी तरफ से ग्लूकोज उत्पन्न करना शुरू किया। ग्लूकोनियोजेंसिस कहाँ से? फैट से। फैट कम होने शुरू हुए। तो लगातार आपने बैटरी को चार्ज किया, डिस्चार्ज किया, चार्ज किया, डिस्चार्ज किया, तो उससे, जिसे कहते हैं ना, फुल चार्ज फुल डिस्चार्ज में बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है। तो वही चीज यहाँ पे हमारी बॉडी के साथ भी है। बॉडी फैट स्टोर को हमने पहले फिल किया, फिर थोड़ी देर में फिर खा के और फिल कर दिया, फिर थोड़ी देर में और खा के फिर फिल कर दिया, तो अल्टीमेटली वो अंदर सब मामला खराब होने लग जाता है। तो वेट लॉस, फास्टिंग, लॉन्ग फास्टिंग, यह हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। ग्लूकोज कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करें, स्मोकिंग सेडेशन, जो अल्कोहल से ज्यादा हानिकारक हमारे लिए टोबैको किसी भी रूप में, जितना नुकसान अल्कोहल हमारा नुकसान डालता है लिवर पे मेनली, पेंक्रियास पे मेनली, लेकिन स्मोकिंग जो हमारी प्रभाव डालती है वो आर्टरीज पे मेनली। तो स्मोकिंग सेडेशन से, टोबैको किसी भी रूप में दे रहे हैं उसको हटाने से, यह जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे जो बेनिफिट मिलता है, इसका कोई मैच ही नहीं है। तो यह काम करने के साथ में तब हम ये उम्मीद कर सकते हैं हमारा पेशेंट सही चलेगा। आइए देखते हैं स्टडीज में हमने क्या सीखा। ये हम लोगों ने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स में जो चीजें देखी गई, HbA1c कम किया, तो जो हमें गोल अचीवमेंट है वो कितने 40% केसेस में मिला, और थोड़ा थोड़ा और बेहतर होता गया। बीपी कंट्रोल किया, बीपी कंट्रोल करने से हमें जो काम है वो पहले से और बेहतर करते जा रहे हैं, ज्यादा अच्छे से करते जा रहे हैं उसमें। तो लगातार हमारे इम्प्रूवमेंट, ये आप देखें, टाइम के साथ हो रहा है। थोड़ा सा इसमें टारगेट गोल, हेलो, हाँ सर। सीवी गोल, ओके, मैं इसको कंफ्यूज हो गया। कभी कभी कोई कोई पार्ट ऐसा आ जाता है कि आप सेशन के बीच में कई बार समझ में भी नहीं आती चीजें क्या है। हम इंडिविजुअल, ये शायद मैं इसको उल्टा पढ़ रहा हूँ, उल्टा समझ रहा हूँ, या क्या हो रहा है। बीपी कंट्रोल करके हमारे रिस्क ज्यादा रह गए, उतना बेनिफिट नहीं मिला। बीपी 140/90 रखा तो और ज्यादा पेशेंट्स अनकंट्रोल रहे। बीपी 130/T रखा तो उससे बेहतर रहे, लेकिन अभी भी काफी रेजिडुअल रिस्क रहे। कोलेस्ट्रॉल कम किया,
काफी रेजिडुअल रिस्क रहे, स्टैटिन्स दिए, काफी रेजिडुअल रिस्क रहे, लेकिन अगर हमने इन सब को टारगेट किया तो रिस्क रिडक्शन सबसे बेहतर हुआ। तो मल्टी फैक्टोरियल अप्रोच जो है वह हमारे लिए सबसे लाभदायक है। इसमें कुछ चीज कहीं अटक रही है जो कि फिर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये हम लोगों ने पिछली बार भी यही बात की थी कि डायबिटिक पेशेंट में सबसे ज्यादा हमारा फोकस ग्लूकोज 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 पे रहता है, लेकिन वास्तव में मॉर्टेलिटी बेनिफिट ग्लूकोज लोअरिंग थेरेपी से सबसे कम मिलती है। और शुगर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, सबसे मुश्किल है। लिपिड्स पे हमारा फोकस सबसे कम रहता है, जबकि लिपिड को कंट्रोल करना बहुत आसान है। कोई चॉइस नहीं, ज्यादा कुछ स्क्रीन नहीं करना, ज्यादा कुछ इसमें सोच विचार नहीं। दो मेन लाइन ऑफ थेरेपी है, उनको दीजिए लिपिड्स कंट्रोल। इससे डायबिटिक कंट्रोल से ज्यादा बेनिफिट मिलता है मॉर्टेलिटी। और बीपी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना हम लोग जितना कैजुअली इस चीज को लेते हैं, जबकि इससे मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। तो हमको ध्यान कर रखना है, अगर हमें सीवी रिस्क रिडक्शन करना है किसी पेशेंट का, तो हम सबसे ज्यादा ध्यान उसके हाइपरटेंशन कंट्रोल पे दें। फिर हम ऐसा नहीं कि दूसरों को इग्नोर करें, लेकिन उससे कम फायदा हमें लिपिड से मिलता है जो बड़ी आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। और ग्लूकोज थेरेपी पे जिस पे हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं उस पर देते तो रहना है, लेकिन इसका एडवांटेज हमें इससे कहीं ज्यादा हाइपरटेंशन और लिपिड लोअरिंग थेरेपी से मिलता है। तो आप ये देखिए, अगर लेस देन 1% एचबीएमसी घटाने से हमारे इतनी सीवियर जो इवेंट्स हैं वो हमारी प्रिवेंट हो रही हैं, तो 38 मिलीग्राम एलडीएल घटाने से उससे कितनी ज्यादा, उससे लगभग 2.5 गुना ज्यादा ये इवेंट्स प्रिवेंट हो रही हैं। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को घटाने से उससे भी 1.5 गुना ज्यादा हमारी इवेंट्स प्रिवेंट हो रही है। तो बीपी लोअरिंग से हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, बिल्कुल कैजुअली नहीं लेना। चलिए आइए इस पे डिस्कस करते हैं कि हाइपरटेंशन मैनेजमेंट में काफी बातें हम लोग पहले सेशन में कर चुके हैं कि जरा सा भी बीपी बढ़ने से और हमारी इवेंट रेट देखिए कितनी बढ़ जाती है। अगर 20 मिलीमीटर सिस्टोलिक 10 मिलीमीटर डायस्टोलिक बढ़ा तो इवेंट 2 टाइम्स, और 20-10 बढ़ा तो 4 टाइम्स, और 20-10 बढ़ा तो 8 टाइम्स। तो बीपी बढ़ने से इवेंट रेट बहुत तेजी से बढ़ता है। बीपी 175 105 तो हम लोग इसको तो मेजर लेते हैं, लेकिन 155 95 को हम लोग बड़ा कैजुअली ले लेते हैं, और 135 85 को तो गिनते ही नहीं। तो 135 85 पर रिस्क 2 गुना है। जिस चीज को हम लोग बिल्कुल अच्छे अच्छे डॉक्टर जिसको इग्नोर कर देते हैं, उस पर रिस्क 2 टाइम्स। हम क्यों इग्नोर करें? 130 80 के नीचे अगर हम रखते हैं तो हम लोग पेशेंट को कितना लाभ दे सकते हैं। 155 95 को भी हम लोग ने एक इग्नोर करने की एक टेंडेंसी बना रखी है, जो हमें छोड़नी होगी। क्योंकि अगर हमने देखा कि 20/10 बढ़ने से रिस्क डबल हुआ, तो आप ये देखिए 10/5 घटाने से लाभ कितने मिल रहे हैं? स्ट्रोक 1/3, हार्ट फेल्यूर 43% कम हो गया 10/5 घटाने से, कोरोनरी हार्ट डिजीज कम हुई, सीवी मॉर्टेलिटी कम हुई, ऑल कॉज मॉर्टेलिटी 11%। 10 में से एक व्यक्ति की हमने जो इवेंट जो डेथ थी वो टाल दी, अगर हम बीपी को प्रॉपरली मैनेज करते हैं। तो बीपी लोडिंग के अपने फायदे हैं, ये हम लोगों ने लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था कि बीपी को कंट्रोल प्रॉपरली करना है। कंफर्टेबली सीधा बैठा हुआ व्यक्ति, पैर नीचे जमीन पर रखे हो, लटके ना हो, एक दूसरे के ऊपर पैरों क्रॉस लग करके ना बैठा हो, आर्म रेस्ट कर रही हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कई बार क्लिनिक में आया, पेशेंट ने ऐसे हवा में हाथ उठा रखा है, हम उसमें बीपी देख रहे हैं। आर्म रेस्ट नहीं करेगी तो मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्टेड फेज में है, इससे हमारा बीपी सही नहीं आएगा। आर्म जो हमारा कफ है हार्ट लेवल पे हो, हम बात ना कर रहे हो, ये भी चीज हमारा कन्वर्सेशन चलता रहता है, हम बीपी देखते रहते हैं। और रिसेंटली अभी कम से कम 5 मिनट कम से कम वो रेस्ट करके बैठा हो, उसके बाद हम देखें हड़बड़ हड़बड़ में आया, हड़बड़ हड़बड़ में बीपी देखा, यह ठीक नहीं। जो हमें ध्यान रखना है, ये चीज थोड़ा सा टाइम टू टाइम बदलती रहती है। हम लोग
कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी हम 130/85 कहते हैं, कभी 130/80 कहते हैं, कभी 130/90 तक चले जाते हैं। लेकिन लोअर द बेटर। मैं समझता हूँ 130/85 जो करंट एक ट्रेंड चल रहा है, उसको हम 130/80 ही क्यों ना मानते रहे, जो कि सबसे अच्छा है। लेकिन 140/90 से ऊपर तो जो कुछ है वो डेफिनेटली वो हाइपरटेंशन है, वो नुकसानदायक है, और इसके ऊपर कहीं किसी की कोई दो ओपिनियन नहीं, दो राय नहीं कि 140/90 से ऊपर हमें जाने से रोकने देने में कोई कोताही करनी है। तो 140/90 से ऊपर अगर हमारे 160/100 से ऊपर है तो ग्रेड 2, और 140/90 के ऊपर है तो ग्रेड 1। 140/90 के ऊपर डेफिनेटली खराब है, और 130/85 या 130/80 अलग अलग समय पे जो चीजें रहती हैं उनसे कम नॉर्मल। तो हमें अपने पेशेंट में 130/80 की फिगर को लेकर रखना है कि हमें 130/80 से कम रखें। तो हमें टारगेट जो है हमारे 130/80 अगर फिगर आप याद रखते हैं, कुछ केसेस में बहुत मोर देन 70 ईयर्स ऑफ एज, वहां पे हम 140 तक की फिगर रख सकते हैं, क्योंकि सिस्टोलिक हाइपरटेंशन जो मैनेज करना एल्डरली में थोड़ा मुश्किल होता है। सीकेडी के पेशेंट्स में भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हम सिस्टोलिक फिगर को 140 तक ले जा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज लेस देन 70 ईयर्स ऑफ एज में हम 130 से कम रखें। डायबिटीज है 130 से कम रखें, सीएडी है 130 से कम रखें, सीवीए है, स्ट्रोक है, टीआई है 130 से कम रखें। सब में हमारा जो टारगेट है 120-130 का। केवल सीकेडी और मोर देन 70 ईयर्स ऑफ एज है जहाँ पे हम थोड़ा रिलैक्सेशन मजबूरी वश कर सके तो वहां पे भी 130/80 से कम रखें, लेकिन वहां पे हम क्योंकि इसमें मुश्किल होता है हम 140 तक जा सकते हैं। डायस्टेटिक का हर केस में लेस देन 80 रखने का हम प्रयास करें तो अपने पेशेंट को हम काफी परेशानियों से बचा सकते हैं। अब ये बहस बहुत समय से, कभी कोई स्टडी आती है वो कहती नहीं 140/90 तक अलाउ कर सकते हैं, कभी दूसरी स्टडी आती कहते थे ना 130/80 रखना है। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर हम पेशेंट को अपने ला सकते हैं 130/80 पे तो हम क्यों ना लाएं। और कई जब कंपेयर किए गए, हालांकि ये टग ऑफ वॉर है, कभी थोड़ा सा इधर ज्यादा खींच लिया, कभी उधर ज्यादा खींच लिया, एक स्टडी आ गई 130/80 पे तो वो हमारी रिकमेंडेशंस को चेंज कर देती है, दूसरी 140/90 पे आ गई तो चेंज कर देती है। लेकिन जब देखा गया टाइट कंट्रोल वर्सेस लूज कंट्रोल, मतलब जब हमने इन दोनों आर्म्स को कंपेयर किया तो देखिए लूज कंट्रोल छोड़ते ही स्ट्रोक सबसे ज्यादा प्रभावित, जो सेरेब्रोवैस्कुलर इवेंट है वो सबसे तेजी से बढ़ती है अगर हमारा बीपी लूज कंट्रोल बनता है। कोई भी डायबिटीज में कोई भी एंड पॉइंट वो भी खराब होता है। डेथ्स हैं वह बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, माइक्रोवेस्कुलर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्ट्रोक बहुत सीवियरली अफेक्ट होता है। और दूसरा जो फैक्टर है वो है सीएचएफ। तो स्ट्रोक और सीएचएफ यह हमारे हाइपरटेंशन से और बाकी चीजें हमारे ग्लाइसेमिक और लिपिड उन सबसे बराबर। तो इस प्रकार से हाइपरटेंशन में हमको 130/80 का एम लेके चलना है। यह ध्यान रखना है कि ये गोल अचीव करना ज्यादा जरूरी है। जैसे डायबिटीज में कहते हैं कि ग्लूकोज कंट्रोल सबसे जरूरी है, फिर हम सोचें कि उनमें से हमने ड्रग कौन सी यूज की। तो हाइपरटेंशन में भी सबसे पहली चीज तो है हम उसको मैनेज करें, उसको प्रॉपरली कंट्रोल में रखें, फिर हम सोचें कौन सी ड्रग हमने यूज की। हमने पहले सेशन पे डिस्कस किया था कि नो डाउट एस इनहिबिटर एआरबी ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन एस इनहिबिटर बहुत वीक एंटी हाइपरटेंसिव है, बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं कर पाते। एआरबी में बीपी लोअरिंग इफेक्ट भी अच्छा है, और एंड ऑर्गन प्रोटेक्शन जो हार्ट पे और किडनीज पे उसका प्रोटेक्शन है वह भी अच्छा है। जब इससे काम ना चले, प्रोटीनूरिया है तो हमें देना ही देना है एसीआरबी। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है एमआई और सीएचएफ हो चुका है तो देना ही देना है एसीआरबी। फिर जब इससे काम ना चले तो हमारे पास दो चॉइस और अम्लोडिपिन या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और डायरेटिक्स, स्पेशली थायराइड ग्रुप ऑफ डायरेटिक्स। तो
एक को ऐड करें, जब उस पर काम ना चले तो दोनों को ऐड करें। तो हमारे पास 3 डायबिटिक्स में जो 3 मेजर ग्रुप हैं, ACRB, डायरेटिक्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इनके बाद में फिर हम स्पाइनोलेक्टोन, और स्पेसिफिक केसेस में जब हमारे पास कोई, अगर किसी पेशेंट को CHF है तो वैसोडाइलेटरी बीटा ब्लॉकर्स, अगर CAD है तो दूसरे बीटा ब्लॉकर्स, या हम केसेस में स्पेसिफिक डिमांड पे इनको हम ले सकते हैं। तो पहला टारगेट प्रॉपर कंट्रोल ऑफ BP। दूसरी चीज फिर हम देखें कंट्रोल है तो हम बेस्ट एजेंट से करें जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दे। तो BP लोडिंग के बाद फिर हम आते हैं लिपिड कंट्रोल पे। जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि 1 मिलीमोल मतलब 38 मिलीग्राम परसेंट अगर हम LDL को घटाते हैं तो वो हमें कितना बढ़िया CV रिस्क रिडक्शन में बेनिफिट देता है। हर 1% LDL बढ़ने पर 1% कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क भी बढ़ता जाता है। तो हमें कुछ भी करके कैसे भी लिपिड्स को प्रॉपर कंट्रोल में रखना है, और जो हायर रिस्क पे हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स के, उनमें हमें लिपिड्स का टारगेट और नीचे रखना है। तो 38 मिलीग्राम परसेंट LDL कम करने से ऑल कॉज मॉर्टेलिटी 9%। आप देख रहे हैं ना कि 10/5 अगर हमने ब्लड प्रेशर कम किया था तो 11% बेनिफिट दे रहा था, और इसी तरह से अगर हम 38 मिलीग्राम परसेंट LDL लोडिंग दे रहे हैं तो 9% रिडक्शन इन मॉर्टेलिटी दे रहा है। तो कितने बड़े बेनिफिट्स हैं। और वैस्कुलर मॉर्टेलिटी 13%। तो इस प्रकार से हम स्टैटिन्स के सही उपयोग से हम अपने पेशेंट्स को मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों रोक सकते हैं। जो हम लोगों ने लास्ट सेशन पे डिस्कस किया था कि हमें अपने गोल्स का बहुत ध्यान रखना है कि हमें स्टैटिन क्या टारगेट करके देना है। BP में भी हमें अल्टीमेट टारगेट अचीव करने की तरफ ध्यान देना है। हाफ हार्टेड ट्रीटमेंट नहीं करना कि 140/90 पे छोड़ दिया, पेशेंट चल रहा है, दवा खा रहा है लेकिन कंट्रोल नहीं। ग्लूकोज के लिए एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट ले रहा है लेकिन कंट्रोल नहीं। वैसे ही लिपिड्स के लिए ट्रीटमेंट ले रहा है लेकिन प्रॉपर गोल अचीव नहीं किया। जो लो रिस्क है वो है लेस देन 115, जिसको कुछ नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, यंग पेशेंट है, छोड़ दीजिए। मॉडरेट रिस्क, जिसमें डायबिटिक होते ही इस रिस्क में आ गया, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी करते ही इस रिस्क में आ गया। तो एक बात तो क्लियर है, हमारे आपके हर पेशेंट के लिए हमारे पास जो आ रहा है वो इस लो रिस्क की कैटेगरी में तो है ही नहीं। लो रिस्क कैटेगरी में अभी उससे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कुछ भी होते ही वो हाई मॉडरेट रिस्क में आ गया। तो हमें लेस देन 100 LDL का तो टारगेट लेकर चलना ही चलना। अब दूसरी बात आई, जहां उसके रिस्क फैक्टर्स बढ़े, जो हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किए थे कि जैसे जैसे रिस्क फैक्टर बढ़े तो हमें लेस देन 70 का टारगेट रखना है, और वेरी हाई रिस्क ग्रुप पे लेस देन 55 का टारगेट रखना है। तो केवल हम तो 100 ही अचीव नहीं करते, लेकिन अगर 100 से कम हम हर केस में लाने का वो रखते हैं, तो जो हाई रिस्क और वेरी हाई रिस्क ग्रुप है उनमें हमें लेस देन 70 और लेस देन 55 का टारगेट रखना है। जब तक टारगेट अचीव नहीं करते तब तक काम नहीं चलेगा। कौन से पेशेंट है जिसमें लेस देन 70 रखना है? जब हमारे पेशेंट को कोई स्टेब्लिश्ड कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर हो, डायबिटीज के साथ कोई एक रिस्क फैक्टर और हो एडिशनल, CKD हो या फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया। तो CKD विद एल्ब्यूमिनुरिया, डायबिटीज या एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर तो 70 हो गया। लेकिन अगर एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है लेकिन पेशेंट उसके साथ अभी भी सिम्टोमेटिक है, अगर डायबिटीज और CKD स्टेज 3 से ऊपर है और इसके साथ CVD है, या अगर प्रीमेच्योर इवेंट की हिस्ट्री है, इन सब में लेस देन 55, तो एक्टिव डिजीज है लेस देन 55, स्टेबल डिजीज है लेस देन 70। रिस्क फैक्टर्स, ये एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज नहीं है, रिस्क फैक्टर्स है तो लेस देन 100, और कुछ नहीं है तब हम मोर देन 100 115 पर जा सकते हैं। तो स्टैटिन्स
के रोल इसमें बहुत सारे हैं। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक को रिग्रेस कराता है, प्लाक को स्टेबलाइज कराता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को भी रोकता है, उसके ऊपर थ्रोम्बस बनने से रोकता है, और एंडोथेलियल डिसफंक्शन जो है उसको रिवर्स करने में मदद करता है। तो इस प्रकार से स्टैटिन हमारे लिए, जो डायबिटिक पेशेंट्स खासतौर से, उनमें बहुत इम्पोर्टेंट। जो चीज हम लोगों ने अभी तक पिछले 2 सेशंस में टच नहीं की, वह है एंटीप्लेटलेट थेरेपी। एंटीप्लेटलेट थेरेपी भी लिपिड्स की तरह एक फॉरगॉटन एस्पेक्ट है, जिसपे हम लोग ध्यान बहुत कम देते हैं, और एक छोटा सा प्रयास हमारे पेशेंट्स के कार्डियोवैस्कुलर रिस्क रिडक्शन में बहुत प्रभावी हो सकता है एंटीप्लेटलेट थेरेपी का। तो एक 20-25 पैसे की गोली, और वह हमारे काफी कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को रोक सकती है। तो हम अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की रिकमेंडेशंस क्या है? लो डोज का मतलब 75 से 150 मिलीग्राम एस्प्रिन। ये 162 की फिगर 325 की जो गोली आती है उसकी आधी करने से आई। तो या तो 325 की आधी, लेकिन आप, हम लोग बहुत कम, हम एक्टिव डिजीज ना हो तो 150 तक बहुत कम जानते जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि 75 से काम चल जाता है, तो 75 एस्प्रिन पे हम सेटिस्फाइड रहे। अगर किसी को कोई प्रायर हिस्ट्री नहीं है वैस्कुलर डिसऑर्डर, अगर उनका 10 ईयर सीवीडी जो स्कोर है, जो रिस्क है, वो 10% से ज्यादा है, ऐसे पेशेंट को जिनमें कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हिस्ट्री ना हो, मेल मोर देन 50, फीमेल मोर देन 60, तो डायबिटिक मेल मोर देन 50, डायबिटिक फीमेल मोर देन 60, उनमें ऐसा कुछ भी होने पे, डायबिटीज के साथ अगर इनमें से कोई भी चीज है, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, कोलेस्टेरोलिमिया, फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रीमेच्योर सीवीडी, एल्ब्यूमिनूरिया। एल्ब्यूमिनूरिया बहुत ध्यान रखना है, दिस एल्ब्यूमिनूरिया इज अ कार्डियक मार्कर। तो अगर यूरिन में एल्ब्यूमिन है, हम लोग इसके लिए भी बहुत कैजुअल है। हम लिपिड प्रोफाइल पूरा का पूरा कराने में बहुत स्मार्ट हैं, HbA1c कराने में बहुत स्मार्ट है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजों के लिए बड़े कैजुअल है। क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन हम सालों साल नहीं कराते पेशेंट का, और लिपिड प्रोफाइल 3-3 महीने पे कराते रहते हैं। भाई अगर एक पेशेंट है जिसको कोई कोलेस्ट्रॉल की बेसलाइन एब्नॉर्मलिटी नहीं है, तो हर पेशेंट का एक अपना अपना एक ट्रेंड होता है। अगर पेशेंट को हमने देखा कि उसके लिपिड्स बिल्कुल नॉर्मल है इवन विद डायबिटीज, तो उसको 3 महीने 6 महीने में कराने की क्या आवश्यकता है? लेकिन हम लिपिड भूल, हम क्रिएटिनिन भूल जाएं, हम यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कराना भूल जाएं, ये अक्षम्य, इसको क्षमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह बहुत मैटर करते। तो एल्ब्यूमिनूरिया अगर हम देख रहे हैं एल्ब्यूमिन यूरिन में, तो ये केवल किडनीज के लिए नहीं दिख रहा है। एल्ब्यूमिनूरिया इज अ रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियक डिसऑर्डर्स। तो एल्ब्यूमिनूरिया, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, लिपिड्स, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रीमेच्योर सीवीडी, डायबिटीज के साथ कुछ भी एक एडिशनल चीज है, तो हमें लो डोज एस्प्रिन ये हमें देनी है। 75 मिलीग्राम की एक टैबलेट हमें देनी है, और यही वो केसेस हैं जिसमें हमें लिपिड लोअरिंग भी देनी है। तो एटोरोस्टेटिन 10 मिलीग्राम, रोजुवास्टेटिन 5 मिलीग्राम, और 75 एस्प्रिन, या तो हमें कोई भी एक रिस्क फैक्टर जोड़ने पे ये देना ही देना है। और ये जरा सा एडिशन, जरा सा ध्यान रखने से हम कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को मार्केटली घटा सकते हैं। अब दूसरी स्टेज की बात करते हैं। एस्प्रिन ठीक है, जिनका बहुत लो रिस्क है उनमें हमें 10 ईयर्स जो 5% से कम हो, मेल लेस देन 50, फीमेल लेस देन 60 है, उनमें हम सोचें कि हम दें या ना दें, अगर कोई और एडिशनल रिस्क फैक्टर नहीं है। वैसे ही अगर किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर की टेंडेंसी है, उनमें हम सोचें कि ना, कि दें या ना। तो अगर हमारा कार्डियोवैस्कुलर रिस्क लेस देन 5% है, मेल लेस देन 50, फीमेल लेस देन 60 है, तो उसमें हम एंटीप्लेटलेट थेरेपी एक बार अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन 50+, 60+, एडिशनल रिस्क फैक्टर, सीवीडी रिस्क हाई, हमें एस्प्रिन 75 यूज करना है। जो इंटरमीडिएट रिस्क है,
रिस्क फैक्टर वाले, डायबिटीज एट इंटरमीडिएट सीवीडी रिस्क, मतलब यंगर पेशेंट जो उन्होंने बात की कि मेल लेस देन 50, फीमेल लेस देन 60 विद वन और मोर रिस्क फैक्टर्स, और ओल्डर पेशेंट विद नो रिस्क फैक्टर, इनमें हम सोच सकते हैं कि इनमें हम दें या ना दें। तो एक यूनिवर्सल बीच में एक पॉलिसी चली थी कि हम यूनिवर्सल हर किसी को हम पॉलीपिल का कंसेप्ट जो आया था कि हर पेशेंट को एक एस्पिरिन दें, एक स्टैटिन दें, एक बीटा ब्लॉकर दें, ये सब हर पेशेंट को, और उसमें ACRB भी दें। तो वह शायद बहुत थोड़ा अननेसेसरी ओवर ट्रीटमेंट था, तो हर किसी को देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ये कैटेगरी है, बहुत ध्यान रखिए, मोर देन 50 मेल, मोर देन 60 फीमेल, और स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, एल्ब्यूमिनुरिया, ये कुछ भी है, CVD रिस्क मोर देन 10% है इन 10 ईयर, तो उस पेशेंट को हमें एंटीप्लेटलेट थेरेपी देनी ही देनी है। एंटीप्लेटलेट थेरेपी जो हमारे पास एस्पिरिन के रूप में, वह तो एक बेसिक ट्रीटमेंट है जो कि हम किसी को ऑफर कर सकते हैं। एस्पिरिन के साथ थोड़ा जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर का रिस्क है, वही एक लिमिटेशन है, और इसी के कारण से जो ये एक यूनिवर्सल एक पॉलिसी बीच में आई थी कि हर किसी को हम यूनिवर्सली एस्पिरिन दें, उसको रोकना पड़ा, क्योंकि इससे हमारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के रिस्क बहुत बढ़ गए। तो जो दूसरा हमारे पास एजेंट्स हैं, जो एंटीप्लेटलेट एजेंट, चाहे P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर हो, चाहे GP2B3A इनहिबिटर्स हो, तो ये एंटीप्लेटलेट एजेंट्स और हैं। लेकिन यूजुअली हम लोग एस्पिरिन के कॉम्बिनेशन में एज डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी इन पेशेंट्स को यूज करते हैं जब हमारी कोई प्रॉपर एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है, एक्टिव डिजीज होती है, या इवेंट होती है, या कोई रिवास्कुलराइजेशन का प्रोसीजर हुआ है। तो जैसे किसी को बाईपास हुआ, किसी को एंजियोप्लास्टी हुई, किसी की कोई एक्टिव डिजीज निकली, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या MI हुआ, वहां पे हम डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी, चाहे एस्पिरिन प्लस P2Y12 रिसेप्टर, या टेक्लोबिडिन, क्लोपिडोग्रिल, प्रेसोग्रिल, या टिकाग्रिलॉन, यह यूज करें। जो टिकाग्रिलॉन इन सबसे थोड़ी एडवांस मानी जाती है, क्योंकि ये रिवर्सिबल ब्लॉकर है, इससे ब्लीडिंग डिसऑर्डर का रिस्क और कम होता है। या इसमें GP2B3A रिसेप्टर दोनों। तो डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी जब एडवांस डिजीज विद वैस्कुलर इवेंट हो। फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन, ये तो सेकेंडरी प्रिवेंशन की चीज हुई। प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए एस्पिरिन, जो हमने इंडिकेशन अभी डिस्कस किए उसमें। और लास्ट में हम हाइपरग्लाइसीमिया का मैनेजमेंट, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया का मैनेजमेंट तो हम लोग शुरू से इस चीज को डिस्कस करते आ ही रहे हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं अब बची करने के लिए, सिवाय इस चीज के कि अगर हमारा पेशेंट एट रिस्क है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स के, अगर CHF है तो मेटफॉर्मिन के बाद, या मेटफॉर्मिन के साथ, या मेटफॉर्मिन के पहले भी, या इवन नॉन डायबिटिक में भी SGLT2 इनहिबिटर्स बहुत CHF के केसेस में यूजफुल पाए गए हैं। इवन इन नॉन डायबिटिक्स रिकमेंड किए जाते हैं। अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज है या उसकी संभावना है, तो SGLT2 इनहिबिटर्स या GLP-1 एनालॉग्स, यह हमारे मेटफॉर्मिन के साथ या मेटफॉर्मिन के बाद ये रिकमेंड किए जाते हैं। तो मित्रों, हमें पेशेंट्स को पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच पे चलते हुए ट्रीट करना है, आने वाली इवेंट्स से बचाना है। बचाने के लिए मल्टीफैक्टोरियल अप्रोच रखनी है। लाइफ स्टाइल, ब्लड प्रेशर नंबर 1, कोलेस्ट्रॉल नंबर 2, और ग्लाइसेमिक कंट्रोल नंबर 3। इसका मतलब ये नहीं ग्लाइसेमिक कंट्रोल की इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन in terms of advantages from therapy, blood pressure, lipids और डायबिटीज कंट्रोल, साथ में एंटीप्लेटलेट थेरेपी देते हुए हम अपने पेशेंट्स को इन कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स को होने से बचा सकते हैं। तो इस तरफ हम लोग को एक होलिस्टिक अप्रोच लेके और एक मल्टीफैक्टोरियल इंटरवेंशन के साथ काम करके, तब हम जो एडवांटेजेस अपने पेशेंट्स का ले पाएंगे, आप भी अनुभव करेंगे कि आपको काम करने में एक उत्साह एक जगेगा।
अपने हर डायबिटिक पेशेंट के लिपिड का ध्यान रखिए, उसके बीपी का ध्यान रखिए, उसमें देखिए अगर रिस्क फैक्टर्स हैं तो उसको एंटीप्लेटलेट दीजिए, और तब आपका डायबिटिक ट्रीटमेंट कंप्लीट माना जाएगा।